आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, तो इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हेडिंग लिख रखा है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया was discovered by कोलिकर। कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया। ठीक है, तो जो पहली डिस्कवरी थी माइटोकॉन्ड्रिया की, वो कोलिकर ने की। कहाँ की? इन लेग स्ट्राइप्ड मसल ऑफ इंसेक्ट। जो कीड़े मकोड़े होते हैं, तो कीड़ों के पैर में जो स्ट्राइप्ड मसल यानी स्केलेटल मसल है, उसी में इन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। लेकिन इन्होंने नाम इसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया था, है ना। जो नाम माइटोकॉन्ड्रिया वो किसी और ने दिया। तो जो टर्म है, टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वॉज गिवन बाई सी बेंडा। ठीक है, सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। इसी तरीके से एक साइंटिस्ट और हैं, अल्टमैन। अल्टमैन ने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया था। ठीक है, तो कभी कभी वो भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किसने दिया, तो वो दिया था अल्टमैन ने। ठीक, तो अल्टमैन ने बायोप्लास्ट बोला और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? सी बेंडा ने। ठीक, अब सबसे पहले इसके मॉर्फोलॉजी की बात कर लें। अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की मॉर्फोलॉजी कैसी है, तो इसका जो डायमीटर है, डायमीटर या विड्थ बोल सकते हैं, तो डायमीटर इसका जनरली होता है 0.2 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, एवरेज लेके चलेंगे तो 0.5 हो जाएगा। अगर एवरेज निकालेंगे तो 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये इसका डायमीटर होता है। लेंथ की बात करेंगे कि कितनी लेंथ होती है इसकी, तो इसकी लेंथ होती है 1 to 4 माइक्रोमीटर, 1 से 4 माइक्रोमीटर। तो ये इसका डायमेंशन हो गया। ठीक है, कि डायमीटर कितना है, लेंथ कितना है। इसके बाद इसका शेप, अगर शेप की बात करेंगे तो इसका जो कॉमन शेप है वो आपका सॉसेज शेप यानी तस्तरी जैसा हो सकता है, सॉसेज शेप्ड, या फिर सिलिंड्रिकल बोल सकते हैं, सिलिंड्रिकल या रॉड शेप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सॉसेज शेप्ड, सिलिंड्रिकल या रॉड शेप, ये इसका शेप हो गया। इसके बाद इसके कलर की बात करेंगे कि किस कलर का ये दिखता है, तो ये आपका रेडिश कलर का होता है, रेडिश इन कलर। ठीक है, मतलब रेड कलर का होता है लेकिन हल्का सा उसमें भूरापन होता है, तो इसलिए रेडिश कलर आप इसको बोल सकते हैं। क्यों रेडिश कलर का होता है? ड्यू टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पूछ लेता है कि माइटोकॉन्ड्रिया रेडिश कलर का क्यों दिखता है, तो उसमें बहुत सारा आयरन है साइटोक्रोम के फॉर्म में, है ना। तो ड्यू टू मोर आयरन, दैट इज Fe+2 एज साइटोक्रोम। तो साइटोक्रोम में आयरन होने की वजह से, ठीक है, और ज़्यादा अमाउंट में होने की वजह से ये हमारे क्या है, रेडिश कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को माइक्रोस्कोप में देखने के लिए हमें इसको स्टेन करना पड़ता है। देखिए, सेल के ऑर्गेनेल्स को आप अगर नेकेड आइज से देखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट माइक्रोस्कोप के नीचे रख लीजिए और कोई स्टेनिंग मत कीजिए और डायरेक्ट आप ऑब्जर्व करिए, तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो होते हैं वो सेमी ट्रांसपेरेंट स्टेज में होते हैं। इसीलिए उनको सही तरीके से देखने के लिए अलग अलग ऑर्गेनेल के लिए अलग अलग स्टेन डेवलप किया गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्टेनिंग प्रोसीजर के बारे में आपसे पूछा जाता है कि कौन सा स्टेन है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग स्टेन करते हैं। इट इज स्टेन्ड बाई वाइटल डाई। तो वाइटल डाई से इसको स्टेन करते हैं। उस वाइटल डाई का नाम है जेनस ग्रीन, जेनस
ग्रीन। ठीक है, तो जेनस ग्रीन क्योंकि ये ग्रीनिश और ब्लू मतलब ग्रीन ब्लू मिक्स करके कलर इसका होता है, तो वाइटल डाई है जेनस ग्रीन जिसे स्टेन करते हैं और तब इसकी स्टडी हम लोग माइक्रोस्कोप में करते हैं। क्लियर, तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में हो गया। अब आइए इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखें कि इंटरनली इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और फिर इसके रिलेटेड फंक्शंस और कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात हम लोग करेंगे। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखिए जब आप इसको कट करेंगे तो कट करने पे अंदर का जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, अगर हम सिंपल तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट करें तो ये एक ऑर्गेनेल है जिसमें दो बाउंड्रीज होती हैं, एक आउटर बाउंड्री एक इनर बाउंड्री। तो आउटर बाउंड्री बिल्कुल रेगुलर मिलेगी। ठीक है, रेगुलर मतलब कहीं फोल्डिंग्स नहीं है, जबकि इनर बाउंड्री जो है वो आपकी फोल्डिंग्स बनाती है। तो इनर बाउंड्री का इसीलिए सरफेस एरिया ज़्यादा होगा क्योंकि ये फोल्ड्स बना रही है। तो ये भी सवाल पूछ लेता है कि दोनों बाउंड्री में से किसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो देखिए इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हुए ये फोल्ड्स आपको नज़र आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक, तो दो बाउंड्री हो गई, एक आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक आपका इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन में बहुत सारे फ़र्क होते हैं। देखिए स्ट्रक्चरली लगभग दोनों एक ही जैसे हैं और केमिकली भी दोनों एक ही जैसे हैं क्योंकि इनका कॉम्पोजिशन एग्जैक्ट सेल मेम्ब्रेन जैसा ही होता है, यानी लिपिड और प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, लेकिन दोनों के प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? आउटर मेम्ब्रेन जो हमारा है, ठीक है, तो देखिए आउटर मेम्ब्रेन हमारा जो है, आउटर मेम्ब्रेन में क्या है, इट इज़ रेगुलर यानी कहीं पे टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बिल्कुल सीधा जा रहा है ना, तो रेगुलर है, प्लस मोर परमिएबल, इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसमें पोरिन्स प्रोटीन पाए जाते हैं जो पोर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसलिए इसमें से मटेरियल का एक्सचेंज ज़्यादा हो सकता है ना। तो मोर परमिएबल ड्यू टू पोरिन्स, तो याद रखिएगा पोरिन्स इनमें पाए जाते हैं। पोरिन्स जो आपके हैं वो बैक्टीरियल कैरेक्टरिस्टिक हैं, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिल रहा है। क्लियर? इनर मेम्ब्रेन आपकी क्या है? इनर मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ इर्रेगुलर, ठीक है, इर्रेगुलर है और क्या बना रही है? फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रिस्टी बना रही है, तो इसकी परमेबिलिटी कम है क्योंकि इसमें पोरिन्स नहीं है। अब ये जो क्रिस्टी है, इन्हीं क्रिस्टी पे आपको नॉब लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसे छोटे छोटे नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे जो सभी क्रिस्टी पे होंगे। तो मैं सिर्फ एक पे बना रहा हूँ, अंडरस्टूड है कि ये सब पे होगा। इस तरीके के नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, तो ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, नॉब लाइक स्ट्रक्चर, इन नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल, ये इसका पूरा नाम है, F0 F1 पार्टिकल, या शॉर्टकट में आप इसको F1 पार्टिकल बोल सकते हैं, F1 पार्टिकल। और चूंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ATP बनाने के लिए, इसीलिए इनको हम लोग ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीसोम, तो या तो F0 F1 पार्टिकल बोलिए या F1 पार्टिकल बोलिए या फिर ऑक्सीसोम बोलिए, ये आपका इसका अलग अलग नाम हो गया एक ही स्ट्रक्चर का। ठीक है, अब अंदर की तरफ आपको लिक्विड मिलेगा, पूरा इंटरनल जो एरिया है ये लिक्विड से भरा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, और इस लिक्विड मैट्रिक्स को हम लोग मैट्रिक्स के नाम से ही बुलाते हैं, कोई अलग नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, तो
तो ये इसका मैट्रिक्स हो गया। और यही मैट्रिक्स याद रखिएगा, यही मैट्रिक्स दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस है वहाँ पे भी भरा हुआ होता है। ठीक है, वहाँ कोई अलग केमिकल नहीं होता। यानी ये जो दो मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है जिसको आप पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है, इस स्पेस में भी ये आपका भरा होता है। ठीक है, तो इस स्पेस को क्या बोलेंगे, जो स्पेस है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इस नाम से बुलाते हैं। ठीक है, अब इसी में अंदर की तरफ आपको क्या मिलेगा, एक डीएनए मॉलिक्यूल। इस माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए है जो कि सुपर कॉइल्ड फोल्डेड स्टेज में मिलेगा आपको, यहाँ पे ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये इसका डीएनए है। और जो डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो डीएनए कैसा है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए आपका प्रोकैरियोटिक नेचर का है। प्रोकैरियोटिक डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसपे माइटोकॉन्ड्रिया के जीन आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सर्कुलर डीएनए आपको ये, इसी में आपको राइबोसोम भी दिखेंगे, जगह जगह आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम भी मिलेंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो नॉर्मल राइबोसोम होते हैं, नॉर्मल, वो आपके कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यानी 70S राइबोसोम। ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कुछ इसमें एबनॉर्मल टाइप ऑफ राइबोसोम भी देखने को मिलते हैं। और एबनॉर्मल टाइप ऑफ राइबोसोम में क्या हो सकते हैं, 55S या 60S या फिर 65S। तो इस तरीके से अलग अलग नंबर के भी राइबोसोम आपको मिल सकते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो अगर आपको कोई भी 70 और 80S राइबोसोम के अलावा कोई भी ऑड नंबर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब आंख मूंद के वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये डिफरेंट टाइप के आपके राइबोसोम हो गए। तो देखिए, राइबोसोम भी प्रोकैरियोटिक, डीएनए भी प्रोकैरियोटिक, और पोरिन्स का होना जो कि बैक्टीरियल कैरेक्टर है, यानी प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है। तो ये तीन चीज़ें इस बात को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी इस बात का प्रूफ देती हैं, एविडेंस देती हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन है वो बैक्टीरिया से हुआ है। तो आपसे पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया से ओरिजिनेट हुआ, उसके क्या क्या प्रूफ हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको लिखेंगे भी समराइज करके, तो वो प्रूफ आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, इसका जो ये क्रिस्टी है और ये जो F1 पार्टिकल है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अलग से डिस्कशन करेंगे, एक डिटेल डायग्राम बना करके। ठीक, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। बाकी चीज़ें मैंने इसमें बता दी, जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, जो आपका क्रिस्टी है, इस तरह से मान लीजिए, ऐसे क्रिस्टी आपको नज़र आ रही है। अब इस क्रिस्टी में जगह जगह आपके F1 पार्टिकल ऐसे लगे हुए हैं। तो हम कुछ बना ले रहे हैं यहाँ पे। देखिए, F1 पार्टिकल हो गए क्रिस्टी में, और ये आपका इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो गया। अब इसी क्रिस्टी में आपको कुछ एंजाइम्स के कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। तो ये मान लीजिए एंजाइम कॉम्प्लेक्स हैं, चेन के फॉर्म में जो लगे हुए हैं। तो है तो इनर मेम्ब्रेन का पार्ट, लेकिन इसकी अपनी कुछ अलग यूनिक क्वालिटी है। इसमें अलग टाइप के एंजाइम्स हैं जो इसके फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये मान लीजिए यहाँ पे ये लोकेशन हो गया इस मेम्ब्रेन में सभी एंजाइम्स का। ठीक है, अब ये एंजाइम्स हैं क्या, ये जो एंजाइम्स आप देख रहे हैं, ये तो F1 पार्टिकल हो गया। ठीक है, और ये जो एंजाइम्स आप देख रहे हैं, ये हमारे क्या हैं, ETS, यही हमारा क्या बनाते हैं, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या इसी को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी चेन।
तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलिए या रेस्पिरेटरी चेन बोलिए, ठीक है। अब F1 पार्टिकल को देखिए, F1 पार्टिकल एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। इट इज मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। आपको स्ट्रक्चर देख के लग रहा होगा कि एक ही प्रोटीन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। इसमें बहुत तरह की छोटी छोटी प्रोटीन्स हैं जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हैं। और अगर आप इन प्रोटीन्स को ध्यान से देखिए तो ये ओवरऑल जो डिज़ाइन बनाती हैं वो डिज़ाइन कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। क्लियर? अब यहाँ पे क्या क्या हो गया, देखिए ये हो गया बेस, इसको बोलते हैं बेस, और बेस को ही बोलते हैं F0। तो एक्चुअल में ये ज़ीरो नहीं होता है, ये O होता है, ठीक है। और इस O का मतलब होता है ओलिगोसिन, क्योंकि ओलिगोसिन एक एंटीबायोटिक है। जब आप उसको सेल पे डालते हैं तो वो ओलिगोमाइसिन यहीं आकर के बाइंड करता है ना। तो ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव होने की वजह से इसको F0 नाम दिया गया, यानी फ्रेगमेंट विच इज सेंसिटिव टू ओलिगोमाइसिन, तो इसलिए F0 पार्ट हो गया। और ये इसका स्टॉक हो गया, ठीक है, इस हिस्से को स्टॉक बोलते हैं, और ये हेड हो गया। सब में अपना अलग अलग प्रॉपर्टी है। देखिए स्टॉक और बेस ये मिल करके क्या बनाते हैं, प्रोटॉन पंप। ये मिल करके क्या बना लेते हैं, प्रोटॉन पंप बनाते हैं। और हेड में हमारा क्या होता है, एंजाइम जो एटीपी बनाएगा, और एटीपी बनाने वाले एंजाइम को बोलते हैं एटीपेज। तो पूछा जाता है कि F1 पार्टिकल में एटीपेज एक्टिविटी कहाँ पाई जाती है, तो एटीपेज एक्टिविटी कहाँ है, उसके हेड में है, ठीक है। तो एटीपेज, तो यहाँ पे एटीपेज एक्टिविटी आपको मिले। अब देखिए ये दोनों प्रोटॉन पंप हैं, तो ये करते क्या है, प्रोटॉन को पंप करेंगे, यानी बाहर यहाँ पे प्रोटॉन है, ठीक है। इस प्रोटॉन को इसके लो कंसंट्रेशंस उठा करके हाई कंसंट्रेशंस उठा करके लो की तरफ इधर ये मूव कराएंगे, ठीक है। और जैसे ये मूव करता है कहाँ से, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो इसकी एनर्जी रिलीज होगी। और जब एनर्जी रिलीज होगी तो वही एनर्जी मदद करेगी। देखिए मान लीजिए यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, तो यही एनर्जी मदद करेगी एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से रिएक्ट होने में, और तब रिएक्ट होकर के क्या बना लेगा, एटीपी एनर्जी बनाएगा। तो इस तरीके से F1 पार्टिकल जो है वो एटीपी बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि किस तरीके से ये एटीपी प्रोडक्शन में मदद कर रहा है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा इसका इनर। अब जो बात कर रहे थे इसके ओरिजिन की, माइटोकॉन्ड्रिया के, तो अगर ओरिजिन की बात हम लोग करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन किससे हुई है, इट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड by endosymbiosis. It has been originated by endosymbiosis of bacteria. ठीक है, माना जाता है किसी बैक्टीरिया के एंडोसिम्बायोसिस से ये ओरिजिनेट हुआ है। तो प्रूफ क्या है, प्रूफ हम लोगों ने अभी कुछ देर बाद पहले ही बात किया था, तो चलिए बात कर लें कि इसके प्रूफ क्या हैं। तो देखिए प्रूफ की बात करेंगे तो पहला सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसका होना। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था, 70S राइबोसोम इसका होना। तीसरा पोरिन्स इन आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स का होना। ये तीन चीज़ें हैं जो प्रूफ करती हैं कि ये बैक्टीरिया से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। और इसमें एक चौथा पॉइंट भी आप चाहे तो जोड़ सकते हैं, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाइनरी फिशन। तो आपसे पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो बाइनरी फिशन से, है ना। तो मल्टीप्लाई बाई बाइनरी फिशन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा अगला टर्म आपसे पूछता है माइटोप्लास्ट। माइटोप्लास्ट क्या है, तो अभी आपने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन हैं। अगर आउटर मेम्ब्रेन को हटा दिया जाए
बाकी इंटैक्ट स्ट्रक्चर बच जाए, यानी इंटरनल मेम्ब्रेन बच गया और अंदर का पूरा स्ट्रक्चर बच गया है ना, तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? माइटोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन। तो बिना आउटर मेम्ब्रेन के जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम लोग नाम क्या देते हैं? माइटोप्लास्ट नाम देते हैं। ठीक। फंक्शन, अब चलिए इसके फंक्शन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है टू परफॉर्म एरोबिक ऑक्सीडेशन। एरोबिक ऑक्सीडेशन यानी रेस्पिरेशन कह सकते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। एंड जब एरोबिक ऑक्सीडेशन परफॉर्म करेगा तो क्या बनाएगा? एटीपी एनर्जी। ठीक। यानी वही जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं कि मान लीजिए ग्लूकोज है हमारे पास C6H12O6 और इस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना है, तो ऑक्सीडाइज करने के लिए 6 ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीडाइज कर दिए तो हो गया 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस 38 ATP एनर्जी आपको मिल गई। ठीक है। तो इस तरीके से आपने एनर्जी बना लिया। तो किस प्रोसेस से बनाया? ऑक्सीडेशन से, क्योंकि ऑक्सीजन का यूज़ करके आपने ग्लूकोज को क्या किया? ऑक्सीडाइज किया। तो ग्लूकोज को बोलते हैं सेलुलर फ्यूल, क्योंकि सबसे फेवरेट सबस्ट्रेट यही है सेल का एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो इसलिए ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? सेलुलर फ्यूल, है ना, सेलुलर फ्यूल। तो ग्लूकोज हमारा क्या हो गया? सेलुलर फ्यूल हो गया। और एटीपी जो बनी, इसी से सेल के सारे वर्क होते हैं, इसीलिए एटीपी को क्या बोलते हैं? सेलुलर करेंसी या एनर्जी करेंसी, जो भी कह सकते हैं आप, है ना। तो चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या है? एटीपी का प्रोडक्शन करना और एटीपी की सप्लाई देना, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? हेंस माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का क्या है? ये पावर हाउस है, ये बात याद रखिएगा। अब सेल का पावर हाउस है, कई जगह पे इसको लिखते हैं जनरेटर ऑफ सेल। जैसे जनरेटर आप लगा देते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उसी तरह कई किताबों में उसको जनरेटर ऑफ सेल या फर्नेस ऑफ सेल, ये सारी बातें लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखिए, जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन से, इसके लिए टोटल 3 स्टेप होते हैं। तो जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन, इस एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल 3 स्टेप होते हैं, 3 मेन स्टेप होते हैं। और वो 3 मेन स्टेप क्या क्या है? पहला आपका ग्लाइकोलिसिस, दूसरा आपका क्रेब्स साइकिल, जिसको TCA साइकिल आप बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल, और तीसरा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कपल्ड विथ केमियोस्मोसिस। तो देखिए, इसमें से ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, ये कहाँ होता है? इन साइटोप्लाज्म। हालांकि साइटोप्लाज्म वर्ड लिखना गलत है, साइटोसॉल लिखा जाता है ना। तो सही ऑप्शन क्या होगा? साइटोसॉल, लेकिन ज़्यादातर जगह साइटोप्लाज्म लिखा होता है, तो आप दोनों बातें लिख लीजिए। क्रेब्स साइकिल, ETS और केमियोस्मोसिस, ये जो प्रोसेस हैं ये आपके कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ कहाँ होंगे? इनका भी अपना डिफरेंट लोकेशन है। जैसे क्रेब्स साइकिल कहाँ होगा? इन मैट्रिक्स, जो अंदर का लिक्विड था जिसको आप मैट्रिक्स बोल रहे थे, उस मैट्रिक्स में आपका क्या होता है? क्रेब्स साइकिल होता है। और ETS कहाँ पे चलेगा? ETS आपका चलता है इन क्रिस्टी। तो कई बार क्रिस्टी ना लिख करके इनर मेम्ब्रेन लिख देता है, तो बात एक ही है, क्योंकि क्रिस्टी किससे बना है? इनर मेम्ब्रेन से बना है। ठीक है। तो ये दोनों हो रहा है। तो ये सब आपके कहाँ हो गए? इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक।
अगर आप इसका डिटेल व्यू देखना चाहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस कैसे होता है, क्रेब्स साइकिल कैसे होता है, एटीएस कैसे होता है, तो इसके लिए मेरे अलग अलग वीडियो लेक्चर्स हैं। आप प्लेलिस्ट में जा करके सेलुलर रेस्पिरेशन में उसको सर्च कर सकते हैं। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, एटीएस का आपको फुल वीडियो मिलेगा, वहाँ से आप इसको डिटेल पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल डिस्क्रिप्शन हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का। अब इस वीडियो को मैं यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सेल ऑर्गेनेल को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।